जब लोग आपसे खफा होने लग जाएं तो आप समझ लेना कि आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। देखिए, लोग हमेशा सत्य का विरोध करते हैं और बुराइयों के पीछे तो ऐसे भागते हैं जैसे लगता है कि उनको कुबेर का खजाना मिल गया हो। तो सही आदमी हमेशा अकेला ही मिलेगा आपको। देखिए, आज है 14 अगस्त का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पे हम चर्चा करेंगे जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारे टेलीग्राम चैनल पे। दोनों जगहों पे इस वीडियो के पीडीएफ लिए मिल जाएगी। और देखिए, जो लोग नए वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और साथ में आपको जानकारी दे दूं कि आप अर्धवार्षिकांक, वार्षिकांक और जितने भी पीडीएफ है सबको डाउनलोड करना चाहते हैं तो इन सबकी लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि पहला अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग कहाँ आयोजित होगा। तो देखिए, जो पहला अंडर 16 यानी कि 16 साल से कम उम्र की लड़कियों का जो खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग होगा, ये नई दिल्ली में आयोजित होगा। और आपको बता दूं, जो ये पहला खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग अंडर 16 होगा, ये आपका 16 से 23 अगस्त के बीच में नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला जाएगा। यानी कि इसी महीने में 16 को स्टार्ट होगा, 23 को समाप्त हो जाएगा। देखिए, ये जो अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग है, इसमें कुल 16 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी और इसके पहले चरण में कुल 56 मैच खेले जाएंगे और 300 से अधिक खिलाड़ी इसमें भाग लेंगे। और देखिए, भारतीय खेल प्राधिकरण ने प्रतियोगिता के 3 चरणों के लिए कुल 53.72 लाख रुपए आवंटित भी किए हैं और इस राशि में 15.5 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी शामिल है। तो याद रखिएगा कि जो पहला अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग है, ये 16 से 23 अगस्त के बीच में जो है दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में खेला जाएगा। और जब इसका आयोजन कंप्लीट हो जाएगा, विनर का नाम मैं आपको बता दूंगा। तो 23 को ये समाप्त होगा और 24 को मैं आपको बताऊंगा कि किसने अंडर 16 खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग जीता है। अगला है कि अंतरराष्ट्रीय वामपंथी दिवस यानी कि इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे जो है, ये किस तिथि को मनाया जाता है। तो देखिए, जो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बाएं हाथों से लिखते हैं। तो ये बाएं हाथों से लिखने वाले लोगों का एक दिवस है जिसको इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस कहते हैं। देखिए, ये दिवस 13 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। देखिए, साल 1992 में बाएं हाथ होने के फायदे और नुकसान के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस की शुरुआत की गई थी। यानी कि 1992 से ये दिवस हर साल मनाया जा रहा है और इसके बारे में कुछ रिसर्च की रिपोर्टें आई हैं। देखिए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो आपका है, इसके साल 2019 के एक अध्ययन के अनुसार बाएं हाथ यानी कि लेफ्ट हैंडर्स लोगों के दाएं हाथ के समकक्षों की तुलना में बेहतर मौखिक कौशल होने की संभावना है। कहने का मतलब ये है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये कहा था कि जो बाएं हाथ से लिखने वाले लोग हैं, ये दाएं हाथ से लिखने वाले लोगों की अपेक्षा काफ़ी टैलेंटेड होते हैं। देखिए, भारत में कई सारी ऐसी हस्तियां हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन, रजनीकांत, रतन टाटा, सचिन तेंदुलकर। ये सभी जो है दुनिया भर के कई प्रमुख नेता और हस्तियों में शामिल हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं। ठीक है, तो अमिताभ बच्चन भी लेफ्ट हैंडर हैं, रजनीकांत भी, रतन टाटा भी, सचिन तेंदुलकर भी। अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे 2022 यानी कि विश्व अंगदान दिवस 2022 जो है, ये किस तिथि को मनाया गया। देखिए, हर साल हम 13 अगस्त को मनाते हैं वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंगदान दिवस। देखिए, डॉक्टर जिस व्यक्ति को ब्रेन डेड घोषित कर देता है यानी किसी व्यक्ति का अगर दिमाग जो है डेड हो गया है तो उसका अंगदान किया जा सकता है। और एक खास बात और, जन्म से लेकर 65 साल तक के व्यक्ति के अंगों को डोनेट किया जा सकता है। यानी कि अगर कोई भी व्यक्ति जो है 65 साल तक का है, यानी कि 1 साल से लगाए 65 साल तक के लोगों का जो ऑर्गन है, जिनका ब्रेन डेड हो गया है, उनका ऑर्गन डोनेट किया जा सकता है दूसरे व्यक्ति को। और देखिए, डायबिटीज, कैंसर, हृदय रोगी, HIV मरीज के भी अंग दान किए जा सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है। और आपको बता दूं, ये तो था विश्व अंगदान दिवस। भारत अपना एक अलग सा अंगदान दिवस मनाता है जिसको भारतीय अंगदान दिवस कहते हैं यानी कि इंडियन ऑर्गन डोनेशन डे कहते हैं, जो कि हर साल 27 नवंबर को मनाया जाता है। यहाँ दो चीज याद कर लीजिए कि विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाता है और भारतीय अंगदान दिवस 27 नवंबर को मनाया जाता है। और देखिए, इस दिन सरकार भारतीय नागरिकों को स्वेच्छा से अपने अंग दान करने और जीवन बचाने के लिए प्रोत्साहित करती है।
तो यहाँ पे आपके एक साथ दो प्रश्न तैयार हो गए। दोनों पॉइंट को याद रखिएगा, भारतीय अंगदान और विश्व अंगदान दिवस। और अंगदान किसका किया जा सकता है, ये चीज़ आपने आज जान ली। ठीक है, अगला है कि इंटरनेशनल यूथ डे 2022 यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2022 जो है ये कब मनाया गया। तो देखिए 12 अगस्त को हर साल इंटरनेशनल यूथ डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और 2022 के अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस की थीम है इंटर जनरेशनल सॉलिडरी क्रिएटिंग अ वर्ल्ड फॉर ऑल एजेज। देखिए संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1999 में हर साल 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाने की घोषणा की थी। देखिए ये तो था अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। एक आपका भारतीय युवा दिवस भी होता है, तो ये कब मनाया जाता है जरा सा बताइए कि जो इंडियन यूथ डे है ये हम किस तिथि को मनाते हैं। देखिए ये जो भारतीय युवा दिवस है ये स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि भारतीय युवा दिवस कब मनाते हैं। बाकी कमेंट बॉक्स में बताइए, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही होता है। अगला है कि वर्ल्ड संस्कृत डे 2022 यानी कि विश्व संस्कृत दिवस 2022 जो है ये कब मनाया गया। तो देखिए 12 अगस्त को हम हर साल विश्व संस्कृत दिवस भी मनाते हैं। और देखिए संस्कृत के बारे में आपको बता दूं कि संस्कृत को दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक होने का गौरव प्राप्त है और इसे देवताओं की भाषा भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति भारत में करीब 3500 वर्ष पहले हुई थी। और देखिए साल 1969 में पहली बार संस्कृत दिवस का आयोजन किया गया था। तो याद रखिएगा विश्व संस्कृत दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगला कि जुलाई 2022 में खुदरा मुद्रास्फीति कितनी थी। देखिए जुलाई 2022 में जो खुदरा मुद्रास्फीति है ये 6.71% थी। और देखिए जो आपका ये खुदरा मुद्रास्फीति है ये आपका जून में 7.75% था, लेकिन जुलाई में ये घटकर कितना हो गया 6.71%। देखिए ये चालू वित्त वर्ष में अप्रैल से जून के दौरान 7% से ऊपर बनी हुई थी, लेकिन अचानक से ये जो है जुलाई में जाकर घट गई। और ये लगातार सातवां ऐसा महीना है जब आपका जो खुदरा मुद्रास्फीति है ये 6% से ऊपर है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और देखिए मुद्रास्फीति क्या होता है इसको हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का पोर्शन है और एग्जाम में तो बहुत पूछा गया है, कोई भी एग्जाम बाकी नहीं है। देखिए मुद्रास्फीति को हम अंग्रेजी में इन्फ्लेशन कहते हैं या फिर इसको महंगाई भी कह सकते हैं। देखिए इन्फ्लेशन या फिर महंगाई किसी अर्थव्यवस्था में समय के साथ विभिन्न माल और सेवाओं की कीमतों यानी कि मूल्यों में होने वाली एक सामान्य बढ़ोतरी है। और जब सामान्य मूल्य बढ़ने लगते हैं यानी कि किसी भी सामान का मूल्य 10 रुपये पहले था, अगर वो 11 रुपये हो गया है, तब क्या होता है, तब मुद्रा की हर इकाई की क्रय शक्ति यानी कि परचेजिंग पावर में कमी होती है। अर्थात पैसे की किसी मात्रा से पहले जितना माल या फिर सेवाओं की मात्रा आती थी उसमें कमी हो जाती है। कहने का मतलब है जो चीज़ आप पहले 10 रुपये में खरीदते थे अब वही चीज़ आपको 11 रुपये में मिलती है, यानी कि पैसे की पावर यहाँ पर कम हो गई। यानी कि 10 रुपये का अब इतना पावर नहीं रहा कि वो उस सामान को खरीद सके, अब आपको 11 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। देखिए मुद्रास्फीति के ऊंचे दर या फिर अतिस्फीति की स्थिति जानने के लिए बहुत हानिकारक होती है और निर्धनता फैलाने का काम करती है। और देखिए अर्थशास्त्री मानते हैं कि ये बुरी अवस्थाएं मुद्रा आपूर्ति यानी कि मनी सप्लाई के अतिशय से उत्पन्न होती हैं, यानी कि अर्थव्यवस्था की तुलना में आवश्यकता से अधिक पैसा छापने से जो है ये जन्म लेती हैं। देखिए वेनेजुएला एक नाम का एक देश है, वहाँ पर जो है बताइए 1 लाख 5 लाख रुपए के नोट छापे जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ गई थी। ठीक है, देखिए मुद्रास्फीति यानी कि महंगाई का जो विपरीत होता है इसको हम क्या कहते हैं, अपस्फीति यानी कि डिफ्लेशन। और डिफ्लेशन क्या होता है, डिफ्लेशन वो स्थिति होती है जिसमें समय के साथ साथ माल और सेवाओं की कीमतें गिरती हैं। यानी कि पहले जो सामान 10 रुपये का था अब उसको हम केवल 5 रुपये में ही कर सकते हैं, यानी कि पैसे का जो पावर है ये बढ़ गया। मतलब 5 रुपये की अब इतनी औकात हो गई कि वो 1 लीटर सरसों का तेल ले सकता है। पहले 1 लीटर सरसों का तेल लेने के लिए जो है हमको 10 रुपये खर्च करना पड़ता था। यानी कि हमारा जो करेंसी है ये मजबूत हो गया है और इस स्थिति को हम अपस्फीति यानी कि क्या कहते हैं, डिफ्लेशन। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन ये दोनों आपने जान लिया। अगला है कि हाल ही में कितने लोगों के नेतृत्व में विश्व शांति आयोग की स्थापना की घोषणा की गई है। तो देखिए अभी 4 लोगों के नेतृत्व में विश्व शांति आयोग की स्थापना की घोषणा की गई थी। और इस आयोग में पोप फ्रांसिस, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया है।
और ये प्रस्ताव भी हाल ही में मैक्सिको के राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज ओब्राडोर ने जो है रखा है। तो याद रखिएगा इसको। और जो ये वैश्विक शांति आयोग बनेगा, ये आयोग युद्ध रोकने के लिए कम से कम 5 सालों के लिए एक संधि करने के लिए समझौता करेगा। देखिए वर्तमान में रूस और जो यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसी को देखते हुए इन 4 लोगों का ये समूह जो है बनाया गया है, ताकि विश्व शांति आयोग जो है ये क्या करे, 4 लोगों का समूह जो है ये नेतृत्व करके विश्व में जितने भी देशों में युद्ध चल रहा है उनको रोक सके। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस मंत्रालय ने आजीविका और उद्यम के लिए हाशिए पर रहने वाले व्यक्तियों हेतु जो है स्माइल 75 इनिशिएटिव शुरू किया। तो देखिए ये स्माइल 75 इनिशिएटिव जो है इसको शुरू किया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। देखिए जो आपका स्माइल 75 पहल है, इसके तहत सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने वाले व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए 75 नगर निगमों को चिन्हित किया है। और ये पहल जो ये आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है इसके तहत शुरू किया गया है। यानी कि स्माइल 75 इनिशिएटिव को जो है आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जो है शुरू किया गया है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने किसे भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में अपॉइंट किया है। तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं गुइलेर्मो पाब्लो रियोस। देखिए अभी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अर्जेंटीना के जो रियर एडमिरल हैं जिनका नाम क्या है गुइलेर्मो पाब्लो रियोस, इनको भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के मिशन प्रमुख और मुख्य सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में अपॉइंट किया है। और देखिए जो आपके गुइलेर्मो पाब्लो रियोस हैं, इन्होंने अर्जेंटीना के जोस एलाडियो अल्केन का स्थान लिया है इस पद पर। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह है ये है क्या चीज़, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए जो आपका संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह है इसकी स्थापना जनवरी 1949 में की गई थी। कश्मीर में प्रथम युद्ध 1947 से 1948 जो हुआ था, यानी कि 1947 से 48 के बीच में जो कश्मीर में युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है। उसके बाद भारत ने कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का ध्यान आकर्षित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से संपर्क किया था। और इस क्रम में जनवरी 1948 में यूएनएससी ने विवाद की जांच और मध्यस्थता हेतु भारत और पाकिस्तान के लिए 3 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना करते हुए संकल्प 39 को अपनाया। और देखिए अप्रैल 1948 में इसके संकल्प 47 के द्वारा यूएनसीआईपी को यूएनएमओजीआईपी के रूप में जो है पुनर्गठन गठित किया गया था। यानी कि संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह के रूप में जो है इसको गठित किया गया था। अगला प्रश्न कि हाल ही में किस राज्य ने विश्व हाथी दिवस 2022 पर अगस्त्य मलाई में जो है देखिए अगस्त्य मलाई एक प्लेस है, तो यहाँ पर अपने 5वें हाथी रिजर्व की घोषणा की। तो देखिए अभी हाल ही में तमिलनाडु ने घोषणा की है कि ये अपना 5वां जो हाथी रिजर्व है ये जो है अगस्त्य मलाई को घोषित करता है। देखिए अगस्त्य मलाई के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए अगस्त्य मलाई जो आपका है ये एक बायोस्फीयर रिजर्व है और ये पश्चिमी घाटी के सबसे दक्षिणी छोर पर स्थित है और केरल और तमिलनाडु में ये फैला हुआ है और 3500 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र को ये कवर करता है। और देखिए अगस्त्य मलाई बायोस्फीयर रिजर्व का टोटल एरिया यानी कि कुल क्षेत्रफल है 3500.36 वर्ग किलोमीटर। और देखिए इसका कुछ पार्ट तमिलनाडु में आता है और कुछ जो है आपका केरल में स्थित है। तो जो केरल में स्थित पार्ट है इसका टोटल एरिया है 1828 वर्ग किलोमीटर और तमिलनाडु में इसका टोटल एरिया है कवर करता है 1672.36 वर्ग किलोमीटर। देखिए शोधकर्ताओं ने यह भी नोट किया है कि जो आपका अगस्त्य मलाई है यहाँ से लगभग 400 से अधिक जो है रेड लिस्टेड पौधे जो है दर्ज किए गए हैं। यानी कि 400 ऐसे पौधे उनके नाम दर्ज किए गए हैं जो कि खतरे के कागार पर हैं, विलुप्त होने के कागार पर हैं। और देखिए मैंने एक प्रश्न पूछा था कि राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाता है, तो देखिए इसको हम 12 जनवरी को मनाते हैं। इसको याद रखिएगा, ये बहुत पूछा गया एग्जाम में। और अब हम बात करेंगे आज के सभी क्वेश्चन पेपर। तो आज का पहला प्रश्न है कि 9 अगस्त से 13 अगस्त 2022 तक किस स्थान के रविंद्र नाट्य मंदिर में 22वें भारत रंग महोत्सव का आयोजन किया गया था, बताइए। नहीं पता तो कल का वीडियो देखिए उसको रिवाइज कर डालिएगा। बहुत सारे लोग अभी तक छुट्टी मना रहे हैं, क्लास ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, तो उनको कहिए जल्दी से ज्वाइन कर ले। दूसरा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर दी ला लीजन दी ऑनर से सम्मानित किया गया, बताइए।
तीसरा कि हाल ही में अमित बर्मन ने किस कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया है, बताइए इस कंपनी का नाम। चौथा प्रश्न आपके लिए कि हाल ही में किसे उत्तराखंड का राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, नाम बताइए। पांचवा कि हाल ही में किसने स्पार्क अंतरिक्ष संग्रहालय नाम का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, बताइए। और अब हम बात करेंगे कल के पूछे गए सभी क्वेश्चन अपडेट के सही उत्तरों की। देखकर समझिएगा, पहला प्रश्न था कि हाल ही में खबरों में रही मनीषा कल्याण किस खेल से जुड़ी हुई हैं, तो देखिए ये फुटबॉलर हैं। और दूसरा था हाल ही में 44वें शतरंज ओलंपियाड के ओपन सेक्शन में किस देश ने स्वर्ण पदक जीता है, तो देखिए ये देश आपका उज्बेकिस्तान है। और तीसरा था कि किस कंपनी ने दूसरी पीढ़ी का यानी कि सेकेंड जनरेशन का इथेनॉल प्लांट विकसित किया है, जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया। तो देखिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है, इसने भी हाल ही में दूसरी पीढ़ी का इथेनॉल प्लांट विकसित किया, जिसका अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया। और इसके बारे में जो डिटेल्स थी ये परसों के वीडियो मिलेंगे, उसको देख के रिविजन कर लीजिएगा। चौथा था कि ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली पहली वैश्विक बिग टेक कंपनी कौन सी है, तो देखिए कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट। और पांचवा था कि हाल ही में किस भारतीय सशस्त्र बल ने हिम ड्रोन अर्थान कार्यक्रम शुरू किया, तो देखिए इसको शुरू किया है भारतीय सेना ने। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।